जय हिंद दोस्तों, ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका मोस्ट वेलकम है। आज फिर हम लोग दरोगा का सेट प्रैक्टिस करेंगे। ये सेट प्रैक्टिस नंबर 7 होगा, ठीक है। 1 से लेकर 6 तक अपलोड कर दिया जा चुका है। प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेट प्रैक्टिस मिलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? यानी जो 24 कष्टदायक कर था, टैक्स था, उसको हटा देता है और 4 तरह का टैक्स लगाता है सिर्फ। ये है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ये 4 टैक्स कौन कौन है ये भी जानना आपको ज़रूरी है। एक था जजिया, ज़कात, खुम्स और खराज। जजिया जो होता था वो सिर्फ गैर मुसलमानों से लिया जाता था। गैर मुसलमान का मतलब जो मुसलमान को छोड़कर हिंदू, बौद्धिज़्म, जैन, पारसी जितने भी थे सबसे लिया जाता था जजिया। और एक होता था टैक्स ज़कात, सिर्फ मुसलमानों से लिया जाता था। एक होता था खुम्स, खुम्स का मतलब जो युद्ध में लूटे हुए माल के ऊपर टैक्स लिया जाता था। और एक होता था खराज। खराज क्या था? तो ये कृषि के ऊपर टैक्स लिया जाता था, ठीक है। तो जजिया, ज़कात, खुम्स और खराज 4 तरह का टैक्स लगाया और 24 तरह का टैक्स को ये समाप्त कर दिया। कौन? फिरोज शाह तुगलक। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा और 80 अस्पा का प्रचलन किसने स्टार्ट किया? ऑप्शन आपके सामने है। तो 2 अस्पा और 80 अस्पा का प्रचलन जो है जहांगीर ने स्टार्ट किया था। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, मनसबदारी व्यवस्था की जो शुरुआत करता है वो अकबर करता है। मनसबदारी क्या होता है? मनसब का मतलब होता है पद, और उस पद पर बैठने वाले को मनसबदार कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रकार का मनसब होता है। एक होता था 2 प्रकार का मनसब होता है। एक होता था जात मनसब और एक होता था सवार मनसब, ठीक है। एक होता था जात मनसब और एक होता था सवार मनसब। जात मनसब में पद भी मिलता था और वेतन भी मिलता था, और सवार मनसब में घुड़सवारों की संख्या के आधार पर वेतन मिलता था। तो ये हो गया अकबर के समय। उसके बाद क्या करता जहांगीर क्या करता है? 2 अस्पा और 80 अस्पा को लाता है। इसका मतलब होता है कि जो घोड़ा रखता था वो अब 2 घोड़ा रखेगा, यानी 2 गुना रखेगा। और जो पहले 2 रखता था वो अब 3 गुना रखेगा, यानी 2 अस्पा यानी 2 गुना और 80 अस्पा का मतलब 3 गुना। ये याद रखिएगा, किसने स्टार्ट किया? तो ये जहांगीर ने स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में है? देखिए बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत आएगा, हल्ला गुल्ला, क्योंकि मैं अभी गांव पर आया हूं, तो एक दिन थोड़ा सा आवाज़ को एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोग। तो ये अनुच्छेद है 280। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आज 263 के बारे में बात किया जाए तो अंतर्जातीय परिषद, अनुच्छेद 263 किससे संबंधित है? तो अंतर्जातीय परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय पात, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। और अभी वित्त आयोग के बारे में बात किया जाए तो वर्तमान में अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो हैं एन के सिंह। एन के सिंह हैं वर्तमान 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव किया जाता है कैसे? तो भारत के उपराष्ट्रपति की जो चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों के द्वारा। देखिए इसमें न मनोनीत से मतलब है न निर्वाचित से मतलब है। संसद के जो सदस्य हैं, लोकसभा हो राज्यसभा हो, उसमें जितने भी सदस्य हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और एक बात बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन आएगा कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही भारत के राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा का कारण क्या है? तो हैजा का जो कारण होता है वो है जीवाणु। देखिए दूषित जल, दूषित भोजन के द्वारा हैजा फैलता है, जीवाणु के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। हैजा को एशिया महामारी के नाम से भी जाना जाता है। हैजा को एशिया महामारी के नाम जानते हैं। और हैजा जो जीवाणु के द्वारा फैलता है। अगर डीपली पूछ दिया किस जीवाणु के द्वारा, तो होता है विब्रियो कैलेरी नामक जीवाणु के द्वारा हैजा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटिन भाषा में वायरस का अर्थ क्या होता है?
लैटिन भाषा तो जानते होंगे आप लोग। लैटिन भाषा में वायरस का अर्थ क्या होता है? जो वायरस का अर्थ होता है वो होता है विष। क्या होता है? विष, याद रखिएगा। जो हम लोग विषाणु बोलते हैं तो लैटिन भाषा में विष बोला जाता है। ठीक है, साइंस भी याद रखिए, चाहे रेलवे का हो, ग्रुप डी हो, दरोगा हो और बीपीएससी का पीटी हो, सब में एग्जाम में पूछता है। ठीक है, यंग प्रत्यस्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यस्था गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो पुरुषों की जो नसबंदी है उसको वैक्सोटॉमी कहते हैं। जब अगर पुरुषों की नसबंदी हो जाएगी तो वो बच्चे पैदा नहीं करेंगे। अगर एक लैंग्वेज में बात किया जाए तो एक तरह से बांझ हो जाएंगे वो। ठीक है, पुरुषों की नसबंदी तो पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाता है? तो वैक्सोटॉमी कहलाता है। अगर यही महिलाओं की नसबंदी के बारे में बात किया जाए, महिलाओं की नसबंदी, तो यह ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी वैक्सोटॉमी और महिलाओं की नसबंदी ट्यूबेक्टोमी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ देता है, दोनों को याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो ये है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने 2 साप्ताहिक पत्रिका स्टार्ट की, एक था मराठा, ठीक है, और एक केसरी। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न बहुत होगा। मराठा जो है इंग्लिश में लिखा हुआ गया है और केसरी जो है मराठी लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, मराठा समाचार पत्र है और केसरी समाचार पत्र है। मराठा किस लैंग्वेज में है? तो मराठा इंग्लिश में लिखा गया है और केसरी मराठी में लिखा गया है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक का एक नारा है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, कई बार एग्जाम में आता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका पॉइंट मैं बता दूं, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव 1893 और शिवाजी उत्सव 1895 में शुरुआत की। क्वेश्चन आएगा कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गणेश उत्सव की शुरुआत कब? 1893 और शिवाजी उत्सव 1895, याद रखिएगा। और एक बात बता दूं मैं आप लोग को, एनसीईआरटी सार संग्रह और क्राउन का जो सीरीज चल रहा है, एकदम प्राचीन सभ्यता से लेकर मगध स्टार्ट हो चुका है, सबको मैं डिटेल से बारीकी रूप से पढ़ाता हूँ और सबका टेस्ट लेता हूँ। अगर नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। किसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस बुक से की जाती है? मैकियावेली का एक पुस्तक का नाम है द प्रिंस, उसकी तुलना भारत में किसकी पुस्तक के द्वारा की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो ये है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो उसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस पुस्तक से की जाती है, याद रखिएगा। कौटिल्य को हम लोग जानते हैं चाणक्य के नाम से भी, कौटिल्य के नाम से भी, विष्णुगुप्त के नाम से भी। किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते। चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हुरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो हुरोज ने लक्ष्मीबाई के लिए कहा था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा था। इनको मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इनको बचपन में छबीली, छबीली भी कहा जाता था, मनु भी कहा जाता था, और इनको मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता था, याद रखिएगा। लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ है 1828 में हुआ है और इनकी जो डेथ हुई है 1858 में हुई है। ठीक है, इनका जो आखिरी युद्ध हुआ है वो अंग्रेज अधिकारी हुरोज के साथ हुआ है और हुरोज इनको मार देता है और ये शहीद हो जाती हैं। ठीक है, अगर लक्ष्मीबाई के कब्र की बात किया जाए, स्मारक की बात किया जाए, तो इनका जो स्मारक है वो ग्वालियर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। शिवाजी के समय अष्टप्रधान क्या था? शिवाजी के समय अष्टप्रधान क्या था? ऑप्शन आपके सामने है, एकदम समझ के मारिएगा इसको। तो जो शिवाजी के समय अष्टप्रधान था वो 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। ठीक है, 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जिसको अष्टप्रधान कहते थे। ठीक है, और जो 8 मंत्री होते थे वो अपने विभाग के प्रमुख होते थे, ये भी याद रखिएगा। और सबसे बड़ा पद जो होता था अष्टप्रधान में वो होता था पेशवा का।
अष्टप्रधान में सबसे बड़ा जो पद होता था वो क्या होता था? पेशवा का होता था। पेशवा यानी आज का प्रधानमंत्री, ठीक है। शिवाजी की बात किया जाए तो शिवाजी का जो जन्म हुआ है 1630 में हुई है और इनकी जो मृत्यु हुई है 1680 में हुई है। शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहकर औरंगजेब ने पुकारा है, याद है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। राजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? ऑप्शन आपके सामने है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो ये हैं शाह शुजा, ठीक है। राजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। एक और मैं बात बता दूं, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो रणजीत सिंह को राजा की तो उपाधि जो थी, ये उपाधि इनको मिली राजा की, तो इनको मिला है ज़मान शाह ने दिया है। किसने दिया है? ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछ चुका है। ज़मान शाह, ठीक है। ज़मान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दिया है, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, राजा रणजीत सिंह की 2 राजधानी थी। एक जो राजधानी थी वो राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी, ठीक है। और एक धार्मिक राजधानी थी जो अमृतसर थी, ठीक है। तो राजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर, याद रखिएगा। और एक कथन है राजा रणजीत सिंह का कि ईश्वर चाहते थे कि मैं सभी धर्मों को एक नज़र से देखूं, इसलिए मेरी आँखें ने एक आँखें ईश्वर ने छीन ली थी। तो राजा रणजीत सिंह की एक आँख नहीं थी, इसलिए राजा रणजीत सिंह ये वर्ड बोलते थे कि ईश्वर चाहते थे कि मैं सभी धर्मों को एक नज़र से देखूं, इसलिए ईश्वर ने मेरी एक आँख छीन ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता था? तो भीमराव अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता था, ठीक है। इन्होंने संविधान में या हमारे देश के संविधान में बहुत बड़ा योगदान दिया है भीमराव अंबेडकर ने। इनकी समाधि स्थल को चैत्रा भूमि के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? अगर बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो किस देश में हिमालय को अराकान योमा कहा जाता है? तो ये है म्यांमार, ठीक है। म्यांमार में अराकान योमा है, ये ध्यान रखिएगा। 2019 में जो दरोगा का पीटी हुआ था, ये क्वेश्चन इसमें आ चुका है कि भारत की नदियां कौन सी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती? तो नर्मदा और ताप्ती हैं 2 नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो ऑप्शन में सिर्फ ताप्ती है, तो याद रखिएगा नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। डेल्टा सब क्या होता है मैं ज्योग्राफी के वीडियो में बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? कई बार एग्जाम में आप लोग देखे होंगे इसको। तो बैनगंगा तथा पैनगंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो ये थी 15वीं। ये 15वीं नहीं है, 16वीं इसमें दिया, लेकिन आंसर है इसका 15वीं, ठीक है, याद रखिएगा। जो 2011 में जनगणना हुई है वो 15वीं जनगणना हमारे देश की है, ठीक है। और याद रखिएगा जनगणना हमेशा 10 साल पर होता है। चुनाव समझकर 5 साल मत मार दीजिएगा, जनगणना हमेशा 10 साल पर होता है। और जो 2011 में जनगणना हुई थी वो 15वीं थी, और जो अभी 2021 में जनगणना होगी वो 16वीं जनगणना होगी, ठीक है। और मैं बात बता दूं, सबसे पहले जो जनगणना हुआ है 1872 में हुआ है। सबसे पहले जनगणना भारत में 1872 में हुआ, लॉर्ड मेयो के समय। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय सबसे पहले जनगणना हुआ 1872 में। और नियमित रूप से पूछेगा, एकदम कंटिन्यू पूछेगा, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो, लेकिन नियमित रूप से बोलेगा, कंटिन्यू रूप से बोलेगा तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय, ठीक है। और 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना, और 2021 की जो जनगणना होगी वो 16वीं जनगणना होगी। बीज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग जो है बीज के दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए इसको। सर ए पुल का युद्ध जो 1501 में हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? ठीक है, देखिए युद्ध ऐसा युद्ध पूछ लेता है एग्जाम में ना, जो हम लोग सुने कभी नहीं। तो ऐसा युद्ध पर ही ध्यान देना है। देखिए प्लासी, पानीपत, सब तो सब कुछ जानता है।
तो सर ए पुल का जो युद्ध हुआ है 1501 में, वो हुआ है बाबर और शेरवानी खां के बीच। ठीक है, शेरवानी खां जो है उज़्बेकिस्तान का एक सरदार होता है। वही बाबर और शेरवानी खां के बीच युद्ध होता है। इसमें बाबर की हार होती है और शेरवानी खां की जीत होती है। तो सर ए पुल 1501 में ये युद्ध हुआ है, सर ए पुल का युद्ध। बाबर के बारे में बात किया जाए तो बाबर का जो जन्म हुआ है 14 फरवरी 1483 को हुआ है। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम कुतुबुन्निगार खानम। बाबर पहला मुगल बादशाह है जिसने अपनी आत्मकथा को लिखा था, बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा है। किस लैंग्वेज में? तो तुर्की लैंग्वेज में लिखा है, याद रखिएगा। बीड़ी बनाने में काम आता है, तो बीड़ी बनाने में तेंदू का पत्ता, ठीक है, बीड़ी बनाने में तेंदू का पत्ता को लपेट कर, उसमें निकोटीन को लपेट कर बीड़ी बनाया जाता है। आप लोग देखे होंगे बीड़ी कैसा होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि तेंदू के पत्ता से बीड़ी बनता है, क्या है, इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, तब तीसरा अंग क्या है? देखिए एकदम वीवीआई पॉइंट में बता रहा हूँ, एकदम आँख बंद करके समझिएगा। ठीक है, संसद कैसे बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब तक तीनों नहीं मिलेगा तब तक संसद नहीं बनेगा। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग? तो 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या बोला? संसद के 3 अंग होता है, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। लेकिन यही घुमाकर क्वेश्चन पूछ देगा कि संसद के कितने सदन होते हैं। ठीक है, संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अंग पूछेगा तो 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लेकिन जब वहीं पर संसद के कितने सदन पूछेगा तो 2 हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा, याद रखिएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ये है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 संसद के दोनों संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। संसद के दोनों संयुक्त सदन को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन फिर पूछेगा कि संसद के दोनों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। फिर समझिएगा, संसद के संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाएगा अनुच्छेद 108 के तहत। लेकिन बुलाने के बाद अध्यक्षता कौन करेगा संयुक्त बैठक का? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, याद रखिएगा। अभी सिर्फ भारतीय इतिहास में, भारतीय संविधान में सिर्फ 3 बार संयुक्त बैठक को बुलाया गया है। पहला कब बुलाया गया है? पहला 1961 में बुलाया गया है, दहेज प्रतिबंध। ठीक है, दहेज प्रतिबंध उन्मूलन में बुलाया गया है। उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दूसरा बुलाया गया है 1978 में बैंकिंग सेवा सुधार में। उस समय किसकी सरकार थी? तो मोरारजी देसाई की सरकार थी। तीसरा बुलाया गया है आतंकवाद निरोधी अधिनियम 2002 में, जिसको पोटा बोलते हैं। ठीक है, इस समय किसकी सरकार थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। पहला कब बुलाया गया? 1961 दहेज प्रतिबंध अधिनियम में, सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू की। दूसरा 1978 में बैंकिंग सेवा, मोरारजी देसाई के समय। तीसरा आतंकवाद निरोधी अधिनियम यानी पोटा 2002 में, अटल बिहारी वाजपेयी के समय। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ लीजिए। अनुच्छेद 164 में बोला गया है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करेगा, ये याद रखिएगा। तो बोलचाल की भाषा में बस इतने समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना एकदम है, ये एकदम पावर है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन बी में देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री को नियुक्ति कौन करता है? ये भी राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी में है हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के अधिकारों को स्थगित कौन करता है? तो ये गलत है, ये राष्ट्रपति के पास पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकारों को
स्थगित करने का है। ठीक है, ऑप्शन 4 में देख लेते हैं, संसद का अधिवेशन आहूत करना है तथा उसको सत्रावासन करना। ये इन संसद के संयुक्त बैठक को बुलाना, संसद को भंग करना। संसद को कौन भंग करता है? तो राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 85 के तहत। किसी कहने पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत संसद को मानी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यही सिर्फ पावर नहीं है राष्ट्रपति के पास, बाकी इसमें भी पावर है, इसका भी पावर है, इसका भी पावर है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा, और जो प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत रोज़ आपको सेट प्रैक्टिस मिलेगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।